नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बम ब्लास्ट में दोनों पैर काटने पड़े। पापा ने कहा था सेना में मत जाओ, तुम्हारी लाश भी हमें नसीब नहीं होगी। बताते चलें कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 7 रही होगी। दिवाली के आसपास का समय था। घर की साफ सफाई चल रही थी। उसी दौरान मेरी नजर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर पर पड़ी। मैंने झाड़ पोंछकर उस तस्वीर को अपने पास रख लिया। उस दिन के बाद से हर रोज खूबसूरत वर्दी में नेताजी की तस्वीर देख मैं इंस्पायर होता था। मैं दादा दादी को नेताजी की फोटो दिखाकर उनके बारे में बताने को कहता था। वो मुझे कहानी सुनाते थे। इसके बाद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई। बड़े होने पर सेना में बहाल होने का मन पक्का बना लिया था। घर में दादा दादी को छोड़ सभी मेरे इस फैसले के खिलाफ थे। दरअसल उस वक्त शहीद या किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर आर्मी वालों की बॉडी उनके घर तक नहीं आ पाती थी। पापा को यही चिंता खाई जा रही थी कि अगर मैं सेना में गया तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। दीपचंद फौजी सेना में भर्ती की अपनी कहानी सुना रहे थे। मैं उनसे मिलने महाराष्ट्र के नासिक आया हूँ। अवार्ड और अलग अलग ट्रॉफी से दीपचंद का कमरा भरा हुआ है। ये वही दीपचंद है जिनके दोनों पैर और एक हाथ आर्मी में सेवा के दौरान कट गए थे। उसके बाद ये महज 12 साल ही अपनी सेवाएं दे पाए। दीपचंद का कॉन्फिडेंस कमाल का है। अपने आर्टिफिशियल पैर को घुटने से अलग करते हुए वो कहते हैं, पिछले 20 सालों से इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। शुरुआत में सोचता था कि अब क्या जीना, लेकिन जब से दूसरों के लिए जीना शुरू किया है, जिंदगी पहले से भी खूबसूरत लगने लगी है। आज जब अपने जैसे सैकड़ों सैनिक परिवार की मदद करता हूँ तो लगता है कि मैं रिटायर नहीं हुआ, अब भी सेना का हिस्सा हूँ। दीपचंद कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहते हैं, जिस तरह से किसी कुर्सी या कार के टूट जाने या खराब हो जाने के बाद उसे साइड कर दिया जाता है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। जब मेरी ऐसी हालत हुई, दोनों पैर काटने पड़े, एक हाथ नहीं रहा, तब मुझे भी साइड कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया। अपनी कहानी में आगे बढ़ने से पहले दीपचंद मुझे कारगिल युद्ध का एक हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं, 1999 की बात है। कारगिल युद्ध हम फतेह करने ही वाले थे। हमें लगा कि दुश्मन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। अचानक से दुश्मनों ने हम पर बम बारूद बरसाने शुरू कर दिए। मेरे साथ एक दोस्त भी था। हम दोनों ने एक दूसरे को कसम दे रखी थी कि यदि तुम पहले शहीद हुए तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, और यदि मैं पहले शहीद हुआ तो तुम मेरे घर जाओगे। हमारी बातचीत चल रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। मेरा दोस्त इसकी चपेट में आ गया। मेरी नजरों के सामने कदम कदम पर उसके शरीर के टुकड़े किसी जानवर की मांस की तरह बिखरे पड़े थे। उस दृश्य को याद कर आज भी, और ये कहकर वो रुक गए। कहते कहते दीपचंद भावुक हो जाते हैं। खुद को नॉर्मल कर बोलते हैं, वर्दी पहनना इतना आसान नहीं है ना। दीपचंद मुस्कुराने लगते हैं, मुझ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, 1990 के आसपास की बात है। उस वक्त तो 10वीं 12वीं के बाद ही लोग सेना में भर्ती हो जाते थे। पापा किसान थे। वो चाहते थे कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ तो कुछ पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं, लेकिन मैंने तो नेताजी की फोटो देख और उनके बारे में पढ़कर ही सेना में जाने का ठान लिया था। उस वक्त ऐसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। तब मैंने अंबाला से 15 पैसे का सेना में बहाली का एक फॉर्म खरीदा और भर दिया। फिजिकल मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद मेरी ज्वाइनिंग 1889 मिसाइल रेजिमेंट में हो गई। उम्र महज 18 साल की थी। उस वक्त मैं अपने खानदान का पहला लड़का था जो सेना में बहाल हुआ। इसके बाद मैं हरियाणा से महाराष्ट्र के नासिक स्थित मिसाइल रेजिमेंट आ गया। घर वाले परेशान, लेकिन दादा दादी का सपोर्ट था। 1993 का साल बीत रहा था। गोला बारूद तोप चलाने की ट्रेनिंग पूरे होने के बाद बहाली एक तोपची के रूप में हुई। तोपची समझते हैं ना आप? तोप चलाने वाला, वह जो तोप गोला भरकर चलाता है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।